गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संसद की कार्य एवं शक्तियाँ, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि संसद जो है उसका गठन किस प्रकार से होता है। संविधान का जो भाग 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार भारतीय जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसके 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है वो संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही वो संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसको स्वीकृति नहीं दे सकता। अगर हम संसद के गठन की बात करें तो भारतीय संसद जो है उसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करेंगे और राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 जो है वो निर्धारित की गई है। इनमें से 238 जो हैं 238 जो मेंबर्स हैं वो राज्य और संघ राज्यों के प्रतिनिधि यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें तो राज्यसभा जो है उसके 245 मेंबर्स हैं, उनमें से 229 जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसके 4th शेड्यूल में राज्यसभा के कार्य के लिए राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्यों की सीटों का आवंटन का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। और राज्यसभा जो है उसमें राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है और राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं जबकि त्रिपुरा में 1 ही सदस्य है। अगर हम राज्यसभा में संघ राज्यों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रत्येक प्रतिनिधि हैं वो इस कार्य के लिए निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल चुना जाता है और ये चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। जो हमारे 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं उसमें से सिर्फ 2 दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य जो 5 संघ शासित जो हैं प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अब हम बात करेंगे जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य, वो जो है राष्ट्रपति निर्देशित करते हैं कि उनमें से कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा यानी आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें यदि कोई विशेष ज्ञान या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको तो उनको जो है राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते हैं और इनको नॉमिनेट करने के पीछे जो मेन एम है, मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो बिना किसी चुनाव के राज्यसभा में जा सके। अब हम बात करते हैं संसद के दूसरे सदन की, लोकसभा की। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और जो एंग्लो इंडियंस जो कम्युनिटी होती है उसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इनमें से 530 मेंबर्स राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित एंग्लो इंडियन
जो कम्युनिटी है वहाँ से है। राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होता है? लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष का आयु पूरी कर चुका है और जो संविधान के जो भी उपबंध है उनके अनुसार अयोग्य नहीं है तो उसको मत देने का अधिकार है। दूसरा, जो अगर हम संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो संविधान में संसद को संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि का निर्धारण का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। जो एंग्लो इंडियन से जो कम्युनिटी है वहाँ से लोकसभा में यदि उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 लोगों को नामित और या उनको नॉमिनेट कर सकता है। लोकसभा जो है उसकी चुनाव प्रणाली की बात करें तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन करने के लिए सभी राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और जो है इसके संबंध में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कि लोकसभा में सीटों का आवंटन जो है प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ये उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो उपबंध है वो ये है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच और जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचनों क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो। जनसंख्या जो है उससे आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है जिसके सुसंगत आंकड़े जो है वो प्रकाशित हो पाए हैं। जो संविधान है उसमें किसी भी धर्म विशेष के प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। प्रारंभ में ये 10 वर्ष तक यानी 1960 तक किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। और जो 95वां संशोधन अधिनियम है 95th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2009, इसमें आरक्षण जो है रिजर्वेशन जो है उसको 2020 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उसका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। दोनों जो सदन हैं उनकी अगर हम अवधि की बात करें, उनके टेन्योर उनके टाइम पीरियड की बात करें तो राज्यसभा जो है वो एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी एक स्थायी संस्था है और उसका विघटन जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और ये सीटें जो है वो चुनाव के द्वारा दोबारा भरी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन होता है और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें अवधि की तो राज्यसभा से बिल्कुल डिफरेंट लोकसभा जो है वो जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद पहली जो बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, इसके बाद वह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी किसी समय राष्ट्रपति को इसको विघटित करने का अधिकार है, लेकिन इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के 6 महीने से अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम संसद की सदस्यता की बात करें तो संसद जो है संविधान में संसद को चुने जाने की जो अर्हताएँ हैं, जो आवश्यकता है, जो अनिवार्यता है वो इस प्रकार है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के संविधान के प्रति जो है वो सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखेगा,
राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है और लोकसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। और उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हैं। अगर अब हम बात करें कि कौन सा सदस्य जो है वो संसद सदस्य नहीं बन सकता, तो यदि किसी ने राज्य सरकार के अधीन कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रखा है तो वो नहीं हो सकता। यदि वह पागल या दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या वह संसद द्वारा बनाई हुई किसी भी विधि का उसने निर्हत किया है, उसको गलत साबित किया है, और यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी भी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है तो उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है। अब जो है हम बात करते हैं कि संसद जो है उसका यदि स्थान रिक्त होता है तो उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई है संविधान के द्वारा। किसी भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण जो एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो है उसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो 10 दिन के भीतर उसे बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा से उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद जो है वो रिक्त हो जाता है। अगर व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी भी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें जो है वो रिक्त हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई जो गलतियाँ जो नहीं है उसमें अगर वो ग्रस्त नहीं रिक्त पाया जाता है, यदि वो उन जो योग्यताएं उनको पूरी नहीं करता है तो उसका स्थान जो है वो रिक्त हो जाता है। कोई भी सदस्य जो है वो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना त्याग कर सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर ही उसका स्थान रिक्त होता है। हालांकि सभापति और अध्यक्ष जो है वो त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकते, बशर्ते उन्हें ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। अगर हम अनुपस्थिति की बात करें तो कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदनों की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन में उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा और 60 दिनों की अवधि की गणना में संसद के स्थगन और सत्रावसान की लगातार 4 दिनों की अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। जो संसद का जो प्रत्येक सदन है उसका प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति और उसके द्वारा इस कार्य की नियुक्ति के लिए व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही मत दे सकता है और न ही वह संसद के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का हकदार बनता है। अगर हम वेतन और भत्तों की बात करें तो संसद के दोनों सदन जो हैं वो संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन जो है वो देती है। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा जो सभापति है उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।